चलिए बेटा, आवाज क्लियर है, बता दीजिए। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, आज हेडिंग डालिए एक्सेस डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बिना एग्जाम में क्वेश्चन पेपर नहीं बनता। एक्सेस डिमांड। चलिए करूं स्टार्ट बेटा। हाँ जी सर। चलिए, एक्सेस डिमांड refers to the situation where aggregate demand AD is more than aggregate सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? नेशनल नेशनल इनकम। नेशनल इनकम वाई। ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट of output in the economy। बेटा 100% इसका क्वेश्चन ऑनलाइन या सब्जेक्टिव में आएगा, श्योरिटी पक्का आएगा इसका क्वेश्चन। आता ही है या एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड। पहले जब आज से कई साल पहले, 5-6 साल पहले, तो 2 पेपर का सेट आता था, जैसे तो एक पेपर में आता था एक्सेस डिमांड, दूसरे में डेफिसिट डिमांड। जरूर आएगा इसका क्वेश्चन 100%। जैसे मल्टीप्लायर बहुत टाइम से आ रहा है लगातार। चलिए, इट इज द एक्सेस ऑफ anticipated expenditure over the value of full employment level, over the full employment level। excess demand gives rise to inflationary gap। very important, inflationary gap। आयुष, इन्फ्लेशनरी निखिल क्या होता है बेटा? सर महंगाई का बढ़ना। वो तो ठीक है, मगर इन्फ्लेशनरी गैप जो होता है वो एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से जो इंक्रीज करेगा, उनके बीच में जो गैप होगा वो कहलाता है इन्फ्लेशनरी गैप। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से इंक्रीज होगा और जितने का उनमें गैप होगा प्रीवियस वन से, वो कहलाता है इन्फ्लेशनरी गैप। और ये होता क्यों है? ये होता है इन्फ्लेशनरी गैप ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के कारण होता है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशनरी गैप बढ़ेगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, स्टार्ट करो। इन्फ्लेशनरी गैप, एक बार
काव्या ये बोल दे बेटा सारा। Excess demand refers to the situation where aggregate demand is more than aggregate supply, corresponding level of full employment of output in the economy. It is the excess of anticipated expenditure over the value of full employment level. Excess demand give rise to inflationary gap. ठीक है, और दूसरा इसमें इन्फ्लेशनरी गैप मैंने क्या बताया है, एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर aggregate सप्लाई supply. और ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के कारण। चलिए स्टार्ट करता हूं, इसकी डेफिनेशन भी लिख ली। इट रेफर्स टू द गैप, it refers to the gap by which aggregate demand exceeds the aggregate supply required to establish full employment equilibrium. फटाफट नोट कर लीजिए, डायग्राम बनाता हूं बेटा। सर हो गया। हो गया? हो गया सर। यस सर। यस सर हो गया। चलिए किसी ने बेटे दोबारा किए थे क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के जो लास्ट क्लास में करवाए थे? सर किए थे। यस सर। हाँ जी सर। यस सर। अभी उसकी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। और वैसे चलिए, एग्रीगेट सप्लाई कर्व कितने डिग्री से बनता है? 45। 45 डिग्री। और एग्रीगेट डिमांड किसके थ्रू बनता है? C प्लस आई। आई। ये हमने सीखा है अभी तक। अब देखिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, ये बढ़ गया एग्रीगेट डिमांड बेटा, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए इक्विलिब्रियम आप सबको पता है यहां पे होता है, ये आपका पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट। फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यही सीखा था हमने पिछली क्लासों में। यस सर। ये सीख लिया। अब दोनों का निखेल ये डिफरेंस है, ये तो जो ये डिफरेंस शो कर रहा है वो कहलाता है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप। हाँ जी, ये कहलाता है इन्फ्लेशनरी गैप। ये एरिया मान लीजिए इसको हम लिख देते हैं EF, ये गैप हो गया EF। चलिए आ गया समझ, बता दीजिए। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए लिख लीजिए अब आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड
चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें। यस सर। चलिए, इनकम और आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट is calculated on x-axis, whereas aggregate demand is calculated on y-axis. y-axis पे कैलकुलेट किए जाते हैं। Aggregate demand and aggregate supply intersect at point E. E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इस चीज को क्या शो करते हैं बेटा? Full employment equilibrium. Full employment Which equilibrium. shows full employment equilibrium. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और मैंने किस रीजन से बताया था होता है ये? ड्यू टू Increase in investment. increase in investment expenditure. चलिए फटाफट लिख लीजिए। लिख लिया सर। हो गया सर। हो गया सर। हो हो गया। गया? हो गया सर। चलिए मानिक लिख रहा है बेटा तू? Aggregate demand rises from AD to AD dash. AD to AD dash. It shows the situation of excess demand. It shows the situation of excess demand and the gap between them. गैप बिटवीन देम। गैप का नाम क्या लिखा था हमने? सर EF. इन्फ्लेशनरी गैप। Inflationary. EF। EF हमने point. गैप का नाम क्या लिखा था? EF अच्छा EF is termed as inflationary gap. Is termed as inflationary gap. चलिए हो गया बेटा? Yes sir. Yes sir. अब हाँ जी, लिखिए रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। पहला पॉइंट बेटा, rise in propensity to consume. Rise in propensity to consume. Excess demand may arise. Excess demand may arise because
of increase in consumption expenditure। एग्रीगेट डिमांड के अंदर मृदुल कितनी चीजें आती हैं बेटा? दो ही चीजें होती है मेन, एक कंजम्पशन, एक इन्वेस्टमेंट। Investment. अगर कंजम्पशन बढ़ेगी तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड के अंदर चेंज आएगा, क्योंकि सी बढ़ गया तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगा Yes, sir. ड्यू टू propensity to consume or fall in propensity to save। मतलब propensity to consume इंक्रीज करेगा या फिर फॉल कर लीजिए propensity to save के अंदर। दूसरा पॉइंट, रीजंस लिखने हैं। क्या क्या रीजंस है जिनके कारण हो रहा है? रिडक्शन इन टैक्सेस। दूसरा पॉइंट है रिडक्शन इन टैक्सेस। इट मे बी अकर ड्यू टू द increase in disposable income and consumption demand because of decrease इन टैक्सेस। चलिए इधर आयुष सेकंड पॉइंट बेटा मेन बता, क्या मतलब है इसका? सर बताता हूँ। सेकंड पॉइंट, पहला तो हमें सर, सिंपल क्लियर है। हाँ जी सर बोलो। बेटा इसमें बोला गया है ये तब भी हो सकता है एक्सेस डिमांड जब हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई हो और कंजम्पशन डिमांड भी बढ़ गई हो डिक्रीज इन टैक्सेस की वजह से। जब टैक्सेस जनरेट कम होगा गवर्नमेंट के पास और खर्चा ज्यादा होगा तो वो ऑब्वियसली है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। Increase in government expenditure, rise in the government expenditure demand for goods and services due to the increase in public expenditure will also result gives excess demand। इधर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इधर मानसवी कंपोनेंट्स बताइए, एग्रीगेट डिमांड के कौन कौन से होते हैं? सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बिल्कुल। एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बिल्कुल। और लास्ट क्या होता है? नेट नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ऑब्वियसली है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, मतलब X एक्स minus माइनस। माइनस एम। तो अगर जी भी बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा।
तो इसके कारण फिर एक्सेस डिमांड आएगा। Yes, sir. फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये तो अभी उसी का पार्ट ही चल रहा है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। सारे वही रीजंस है जिनके अंदर ये एड ऑन होते हैं। एक्सेस डिमांड may arise when there is an increase in investment expenditure due to decrease in rate of interest or in loan or increase in expected return। चल बेटा बोल, काव्या क्या मतलब है इसका? कॉमन सेंस बोलनी है इसमें। सर जब डिमांड बढ़ेगी तभी जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा वैसे ही हमारी जो रिटर्न आएगा वो भी हमारा बढ़ेगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो अगर मैं बोलूं एफडी का इंटरेस्ट बढ़ जाए, मान लो अगर 5 या 6% चल रहा है, वो 10% हो जाए। जब मैंने आज से कई साल पहले स्टार्ट किया था पढ़ाना 1996-7 में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें 12% था, 12-13% एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट। इतना अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो अमाउंट बहुत जल्दी 3-4 साल में डबल होता था। अब इन्होंने बिल्कुल ही कर दिया है 5, 5.5, तो अमाउंट डबल होने में 8 या 9 ईयर्स लगेंगे। तो यही रीजन है कि लोग जो है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ता है, जिसका भी कोई भी फाइनेंशियल का, किसी भी बैंक का, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो लोग वहां पैसा लगाएंगे, तो इसके कारण इन्वेस्टमेंट उनकी बढ़ेगी कि भाई वहां स्कोप है, वहां पैसा लगाओ। अगला, फॉल इन इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट कम होगा आयुष, तो फिर भी बढ़ेगा। यस सर। डिक्रीज इन इंपोर्ट्स ड्यू टू हायर इंटरनेशनल prices, higher international prices in comparison to domestic prices will also lead to excess demand। ये भी सिंपल है कि अगर इंपोर्ट कम होगा तो फिर फायदा होगा, तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा। चलिए 6th पॉइंट, deficit financing। excess demand may be caused due to increase in the money supply
increase in the money supply caused by deficit financing. लास्ट, ये भी सिंपल है, मनी सप्लाई बढ़ेगा डेफिशिट एक्सेस के कारण। लास्ट पॉइंट क्या बन सकता है निखिल बताइए? हमने कंजम्पशन को बढ़ा लिया, गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ा लिए, क्या बनेगा निखिल? इन्वेस्टमेंट बढ़ा ली और इंपोर्ट को फॉल कर दिया। कौन सा एक्सपोर्ट बढ़ाना। बिल्कुल सही कह रहा है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इसमें वही होगा ना, इंटरनेशनल महंगाई की वो वजह से हमारे पास फिर ज्यादा पैसे आएंगे। बिल्कुल सही कह रहा है तू बेटा, बिल्कुल उसी का ऑपोजिट पॉइंट ही हो गया, क्योंकि हमारे प्राइसेस कम है, बाहर के ज्यादा है, तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, हमें बेनिफिट होगा। वही पूरा की पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। एक्सेस डिमांड may also arise when demand for export goods increases due to comparatively low prices of domestic goods, और क्या होगा निखिल? सर सर्विस नहीं, ड्यू टू एक्सचेंज रेट फॉल होगा फॉर डोमेस्टिक करेंसी। ये आपके 7 पॉइंट्स हैं। और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है बेटा? C plus C plus I I plus plus G G plus X X minus M. minus M. तो सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, जिसके कारण ये इंक्रीज होगा। एक बार छोटा सा फिर दोबारा डायग्राम देख लीजिए, कैसे बनेगा डायग्राम। यहाँ पे 45 डिग्री का बन गया, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड आ गया, यहाँ पे आपका इंक्रीज हो गया एग्रीगेट डिमांड। जिस पॉइंट के ऊपर ये जा रहा है ये कहलाएगा आपका इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ये जो डिफरेंस है वो कहलाएगा Inflationary gap. इन्फ्लेशनरी गैप। ये पॉइंट कहलाता है इन्फ्लेशनरी गैप। तो हमने लॉजिक क्या सीखा? एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर होगा एग्रीगेट सप्लाई के कारण ड्यू टू 7 रीजंस, और जो गैप शो करेगा वो कहलाएगा इन्फ्लेशनरी गैप। ये सारा का सारा इन्फ्लेशनरी गैप के ऊपर पूरा कंसेप्ट है।